हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th की इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में समझ लिया था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ की डेरिवेशन पढ़ ली थी, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। Today we are discussing about the electric field, its definition, its formula, and also we discuss about the electric field due to a point charge. Electric field due to a point charge. तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। क्या? वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश उसके बल का अनुभव करता है, या उसके वैद्युत बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है, फील करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो एक बार दोबारा समझते हैं। देखो पहले तो लिख लेते हैं, द फील्ड around any electric charge, the field around any electric charge in which other electric charge feels the electrostatic force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह दायरा जिसके बाहर या जिसके अंदर जिस पर कोई आवेश, जिसके बाहर तो नहीं होगा, जिसके अंदर ही होगा, जिसके अंदर कोई आवेश किसी बल का, अब वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, किसी बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। आवेश। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेस्ट चार्ज, एक होता है सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है परीक्षण आवेश, और सोर्स चार्ज का मतलब होता है स्रोत आवेश। क्या होता है? स्रोत आवेश। तो देखो परीक्षण आवेश वो आवेश होता है टेस्ट चार्ज। यहां लिख लेते हैं पॉइंट बना के, टेस्ट चार्ज is that charge which feels the electrostatic force, या the feels electric field। टेस्ट चार्ज वो आवेश होता है जो वैद्युत
क्षेत्र या विद्युत बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज। क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज। और सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है, सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज which produce the electric field। मतलब स्रोत आवेश वह आवेश होता है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया? इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। दिख नहीं रहा है क्या बच्चे लोगों? देखो 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 दिख नहीं रहा है, ये अब दिखेगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो हम लोग टेस्ट चार्ज का इस वजह से यूज करते हैं कि हमें ये पता चले कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी कि नहीं है। टेस्ट चार्ज कुछ मिला के उसका नाम ही है परीक्षण आवेश, जो टेस्ट करने के लिए यूज हो, जो चेक करने के लिए यूज हो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी कि नहीं है। तो परीक्षण आवेश का केवल एक काम होता है चेक करना। क्या होता है? चेक करना। अभी आगे पोटेंशियल आएगा तो वहां पर पोटेंशियल को चेक करेंगे कि वहां पर पोटेंशियल है कि नहीं है, और वो किसकी मदद से करेंगे? टेस्ट चार्ज की मदद से। तो हमेशा जब भी कुछ भी चेक करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमेशा हम लोग चेक करते हैं किससे? टेस्ट चार्ज की मदद से। जो भी चेक करना होता है किसकी मदद से करते हैं? टेस्ट चार्ज की मदद से। चलो अब हम लोग समझते हैं आगे। तो ये मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो ये सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। और जो भी टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, टेस्ट चार्ज जो होता है वो सदैव प्लस क्यू नॉट होता है, प्लस क्यू नॉट हमेशा सदैव प्लस होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत स्मॉल होता है। मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इस वजह से ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है तो बहुत कम डेंसिटी का प्रोड्यूस करता है। इस वजह से लगभग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नगण्य मान लेते हैं। इसी वजह से टेस्ट चार्ज दिया गया कि ये दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, और दूसरा कितना प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बता देगा। तो जैसे ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस माइनस कैसा भी हो सकता है। ये सोर्स चार्ज है, ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम अनंत से, कहाँ से? अनंत से किसी स्रोत आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रवेश कराते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रवेश कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो इसको प्रवेश कराने पे बल तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो भाई क्यों? ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती बिल्कुल मजदूरों की तरह से खींच के लाना पड़ेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और वैसे भी समझो, जैसे ऐसे समझो, पहले जो पुरानी पिक्चरें हुआ करती थी उनमें क्या हुआ करता था? गुंडे हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे? एक अपना दायरा बनाते थे, एक अपना फील्ड बनाते थे, एक अपना रेंज बनाते थे कि इस रेंज तक तुम वसूली करोगे, इस रेंज तक तुम वसूली करोगे, इस रेंज तक तुम वसूली करोगे। तो अब जैसे मान लो एक गुंडे का क्षेत्र है, उसमें कोई दूसरा गुंडा प्रवेश करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, उसको हराना पड़ेगा, तब उसके फील्ड में जा पाएगा, तब उनके मजदूरों से वसूली ले पाएगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा ना ले पाएगा। तो जब हम
किसी एक रीजन में किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है। तो वही जो बल होता है उसके मैग्नीट्यूड तथा जिस आवेश को लाते हैं, वैसे यहाँ तो परीक्षण आवेश ही लाया जाता है या कोई भी आवेश लाए, कोई भी जिस आवेश को लाते हैं उसके परिमाण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइंग व्हेन द टेस्ट चार्ज कमिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या इनसाइड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेशियो ऑफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज लिख देते हैं। The intensity of electric field is equal to the ratio of force applying in test charge and the magnitude of test charge. So the intensity of electric field is the ratio of the force applying on the test charge and the magnitude of the test charge. तो ये डिफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन और बनती है, क्या बनती है देखो, उसको भी समझ लेते हैं। E इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा F अपॉन में Q नॉट, व्हेन Q नॉट को हम ले लें 1 कूलम, मतलब यूनिट चार्ज, क्या ले लें, यूनिट चार्ज, देन जो E वेक्टर होगा वो F वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है और F भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, जब हम 1 कूलम या इकाई आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराते हैं तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, व्हेन we entered an unit charge in an electric field, then the force acting on the test charge is equal to the intensity of electric field, क्या कहते हैं, when we entered any test charge of 1 microcoulomb या 1 coulomb, then the force acting on this charge is equal to the intensity of electric field। चलो तो अब एक बात और समझते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कुछ चीजें पॉइंट बना के लिख लेते हैं, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड नंबर वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड पॉइंट कि इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलॉम, या इसी का एक मात्रक और होता है, इसका फार्मूला होता है E बराबर dV अपॉन में dx, E बराबर वोल्ट पर मीटर। दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर। और इसकी विमा होती है, देखो विमा हमने कल बताई थी, फोर्स की विमा mLT-2 और Q की विमा बताई थी AT, क्या बताई थी, AT। तो इसकी विमा आएगी mLTA। तो देखो m की जगह 1 आएगा, m की जगह क्या आएगा 1L, L की जगह 1 आएगा, T ऊपर चला जाएगा तो -3 आ जाएगा, A ऊपर जाएगा तो -3 आ जाएगा। इसकी विमा होती है 11 31, 11 प्लस में 31 माइनस में। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्दी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, देखो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इसमें हम कोई प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, कैसा रखेंगे प्लस क्यू चार्ज, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगी, जिस डायरेक्शन में अपना होगी उसी डायरेक्शन में धक्का देगी। इसमें F बराबर क्यू ई लगेगा, F बराबर क्यू ई इधर साइड में लगेगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट, फील्ड उसको बाहर की तरफ धक्का देगी। अब जैसे मान लो दूसरा डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब इसमें कोई माइनस क्यू कूलाम का चार्ज रखा है, माइनस क्यू कूलाम का चार्ज रखा है, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में चार्ज लगाएगी, F बराबर लगाएगी क्यू ई, F बराबर में क्यू ई, F बराबर में क्यू ई, ठीक है। चलो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे देखो थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, F बराबर में क्यू ई, ये होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में माइनस चार्ज में और प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। चलो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हेडिंग डालो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो समझो, मान लिया हमने ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर, कितने दूरी पर आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां पर कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा है, क्या रखा है प्लस क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस क्यू नॉट होता है, ये प्लस क्यू नॉट रखा है, तो इस पर लगने वाला बल बताना है, इस पर लगने वाला बल नहीं, बिंदु P पर हमें बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना होता है कि वैद्युत क्षेत्र कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है, तो हम लोग क्या लेके आते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमको बताता है, फील करके बताता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बहुत है, कम है, ज़्यादा है, अधिक है, कैसी है ही नहीं, ये हमको बताता है कौन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नाम ही होता है परीक्षण आवेश। तो देखो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है आर दूरी पर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो क्या होगा कूलाम फोर्स होगा, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और देखो जब भी कूलाम लॉ के सवाल करें या इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल करें, उसमें हम लोग जो आवेश होते हैं उनके चिन्ह नहीं लेते हैं, प्लस या माइनस हम लोग चिन्ह नहीं लगाते, और जब भी पोटेंशियल के सवाल करते हैं, विभव के सवाल करते हैं, तो उसमें हम प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं। पर जहां पे इस वेक्टर क्वांटिटी होगी वहां पर हम लोग प्लस माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे, और जहां पर स्केलर क्वांटिटी होगी वहां पर हम प्लस माइनस साइन का यूज करेंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से इसमें हम प्लस माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा आ गया फोर्स, ये हमारा क्या आ गया फोर्स। अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी, E इक्वल टू में अभी हम लोगों ने पढ़ा F अपॉन में Q नॉट, F अपॉन में Q नॉट। तो देखो इधर साइड में लिखते हैं E, F की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा Q नॉट, अपॉन में क्या होगा Q नॉट, क्योंकि F की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ये F की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी है, अपॉन में Q नॉट। और देखो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर में मेरा फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर, Q अपॉन में आर स्क्वायर। हमें
कहीं पे भी निकालना हो, क्यू कोई बिंदु आवेश है, क्यू पॉइंट चार्ज, उससे हमें कितनी भी दूरी पर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और देखो ये देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, बीच की दूरी पर। देखो जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। कैसे देख लेते हैं, इसको हटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, अगली बात करते हैं। देखो ये डिस्टेंस पर कैसे निर्भर करती है, देखते हैं आप। कैसे देखो E, देखो इतना तो ये फिक्स क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है, ये कैसा है, कांस्टेंट। ये Q पर निर्भर करेगी और R पर। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यदि आवेश बढ़ाएंगे, देखो जब प्रोपोर्शनल का साइन होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह होता है, जब अनुक्रमानुपाती का साइन होता है, तो यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब व्युत्क्रमानुपाती होती है क्वांटिटी, तो यदि एक को बढ़ाएंगे, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा क्या होगा, घटेगा। यदि दूसरे को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा काम चलता है इसमें। यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। जब एक को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, और जब दूसरे को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, और जब दूसरे को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, या एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, ये होता है। और जब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा, ये होता है। तो अब हम लोग इसका जैसे ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हम लोग इसका बना सकते हैं। क्या होता है ग्राफ, देखो इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो ये E और R के मध्य ग्राफ है। जैसे जैसे देखो ये R थी, देखो हमने R को बढ़ाया, R को देखो बढ़ाया, R बढ़ाया तो E देखो कम हुई कि नहीं कम हुई। देखो फिर से हमने R को बढ़ाया, देखो R बढ़ रही तो E देखो और कम हो रही। देखो जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, E हमारी कम होती चली जाएगी, E हमारी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो दिस इज द E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एंड द कूलॉम्स लॉ का भी यही ग्राफ होता है, कूलॉम्स लॉ का भी सेम टू सेम यही ग्राफ होता है। उसमें भी होता था, कल हमने तक कूलॉम्स लॉ का हमने ग्राफ नहीं बताया था, तो आज बता देते हैं कूलॉम्स लॉ का ग्राफ। देखो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, F/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो क्या होता है यहाँ पर भी देखो यही ग्राफ बनेगा F और R में, F और R में देखो यही ग्राफ बनता है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है। यदि एक F बढ़ेगा, R बढ़ेगी तो F घटेगा। देखो R बढ़ा रहे हैं तो F घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो जैसे जैसे F R बढ़ाएंगे तो F क्या होता जा रहा है, घट रहा है। देखो R बढ़ रही है और F क्या होता चला जा रहा है, घट रही है। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। कल हम लोग किसी डायपोल के कारण, पहले तो डायपोल समझेंगे, फिर डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन, इनडाउन पोजीशन और जनरल केस में, हम तीनों केस में डिस्कस करेंगे, एक एक करके सभी डेरिवेशन को करेंगे और एक एक करके समझेंगे। और बच्चों एक बात और समझ लीजिए कि आप लोग बैक ना होने दीजिए। बैक का मतलब कि डेली का डेली पढ़ते जाइए। डेली जैसे आज हमने ये कराया, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ तो दूसरा लेक्चर आज ही कंप्लीट कर लीजिए, ये वाला लेक्चर आज ही कंप्लीट कर लीजिए, पिछला वाला लेक्चर पिछले दिन, या छूट गया हो तो 2 लेक्चर छूट गए तो मान लो कंप्लीट भी हो सकते हैं। 10-10 लेक्चर किसी के छूट जाए तो कंप्लीट नहीं हो सकते। इस वजह से हम लोग बैक नहीं लगने देंगे। डेली का डेली अपने नोट्स मेंटेन करते रहो। डेरिवेशन की एक अलग कॉपी बना लो, उसमें हम लोग सब बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते हैं, फार्मूले भी बताते हैं और उसमें हम लोग परिभाषाएं भी बताते हैं, डिफिनेशंस भी बताते हैं। तो कहना कि इसे डेरिवेशन को भी मत कहो, इसे कहो कि एक नोट्स टाइप में कहो। डेरिवेशन नोट्स होंगे, थ्योरी भी होगी, फार्मूले भी होंगे, सब कुछ होगा। जब ये चैप्टर एंड होगा तो हम लोग इसके फार्मूले भी देख लेंगे एक बार। तो ये समझो पूरा डेरिवेशन सीरीज ना सुन के ये समझो कि पूरा एक प्रकार का बैच ही चल रहा है। बस उसमें क्या होता है, हम पूरा पढ़ाते हैं और इसमें हम पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो और आपकी रात्रि मंगलमय हो। चलो।